दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डियर मैथ टॉपर्स में। दोस्तों आरआरसी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया कोरिजेंडम जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार रेलवे रिजल्ट से पहले ही रोज़ कुछ ना कुछ नए अपडेट्स कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस नोटिस में क्या अपडेट्स हैं। और इससे पहले मुझे उम्मीद है आप सभी दोस्तों से कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो देख लेते हैं कि नोटिस में क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स डेट ऑफ इशू 6/12/2022 यानी आज के डेट में ये नोटिस जारी किया गया है। फॉलोइंग पाराज आर एडेड टू एडेंडम नंबर 1 टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 पब्लिश ऑन RRB वेबसाइट ऑन 12/8/2022। यानी दोस्तों 12/8/2022 को एक इससे पहले एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यहाँ पर आगे लिख दिया गया है कि कंटिन्यूड फ्रॉम लास्ट पारा नंबर 7 टू एडेंडम नंबर 1। यानी इससे पहले जो 12/8/2022 को एक नोटिस जारी हुआ था उसमें टोटल 7 पारा थे। उसमें कुछ उनको क्लैरिफाई किया गया था। और उसके आगे का जो इसमें है आज के डेट में जो 6/12/2022 को आज नोटिस जारी हुआ है इसमें 8वें नंबर पारा से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं 8वें नंबर पारा में इन्होंने क्या बताया है। In order to finalize the merit based on percentile score as mentioned above, it is necessary to include only those candidates in merit who have secured minimum percentage of mark for eligibility in various category. You are 40%, EWS 40%, OBC non creamy layer 30%, SC 30% और ST 30% as per qualifying criteria given in para 14.1 ऑफ CEN नंबर RRC 1/2019। दोस्तों इसमें इसका 8 नंबर जो पारा में है इन्होंने बताया है कि वैसे कैंडिडेट के लिए उन्होंने मिनिमम परसेंटेज मार्क्स बताया है कि एलिजिबिलिटी के लिए कि जनरल वालों के लिए जो है वो 40% मार्क्स, EWS वालों के लिए भी 40 और OBC SC और ST इन सभी के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी जो RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 100 नंबर का, उसमें से EWS वालों को और जनरल वालों को 40 नंबर और OBC SC ST वालों को मिनिमम जो है 30% मार्क्स लाना होगा, तभी वे क्वालिफाई होंगे, अन्यथा वो क्या डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और आगे देख लेते हैं कि क्या है कि पैरा 15 states that short listing of candidates for various stages shall be based on the normalized marks obtained by them whenever CBT is conducted in multiple session of the सेम सिलेबस। यानी बस वही है कि आपको 40% जनरल और OBC वाले EWS वालों के लिए और 30% OBC SC और ST वालों के लिए चाहिए। चलिए आगे 9 नंबर पैरा देख लेते हैं। और वैसे भी आप जो भी इसमें चेंजेज किए गए हैं वो पैरा नंबर 9 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पैरा नंबर 9 क्या है कि फॉर दिस द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क्स by interpolation of raw marks into base shift by using a standard mathematical formula. Interpolation for the purpose of deciding minimum qualifying mark as well as giving weightage in mark to CCA candidates. तो दोस्तों आपको इन्होंने क्या किया है कि पहले जो अब परसेंटाइल के बाद ये क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो और इसका यूज वे किस पर करेंगे, यानी ऐसे छात्र जिन्होंने CCA कैंडिडेट्स है जो यानी अप्रेंटिस वालों के लिए हैं, ये जो इन्होंने नियम लगाया है कि पहले परसेंटाइल और फिर उसके बाद जो क्या करेंगे इसका नॉर्मलाइज करेंगे। इसका यूज वो अप्रेंटिस वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को निर्धारित करने के लिए करेंगे। अब जैसा कि पता है आपको कि अप्रेंटिस वालों के लिए क्या है, उन्हें CBT में जो मार्क्स आए और प्लस में उनको क्या कर दिया जाएगा, NCVT में जितने मार्क्स है उसके 1/3 नंबर को ऐड करके उनका मेरिट बनाया जाएगा। इसलिए उन सबको एक साथ न रखकर क्या किया गया कि पहले परसेंटाइल होगा और फिर एक नॉर्मलाइज प्रक्रिया जो उन्होंने बताया है कि यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला। उन्होंने कोई फार्मूला तो नहीं बताया है लेकिन वो किसी एक खास फार्मूले के जरिए करेंगे कि पहले परसेंटाइल निकालने के बाद उनका नॉर्मलाइजेशन करेंगे और तब उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को निर्धारित करेंगे। अब 10 नंबर पैरा में देख लेते हैं कि 10 नंबर पैरा क्या है कि बेस शिफ्ट for those purpose is defined as a shift having the highest mean among all the shift of CBT with a condition that its present candidates count should be 70% or more than the average of all shifts.
In case the highest mean of two shifts is same, then shift having highest individual marks shall be considered as base shift. तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ जो है बेस शिफ्ट किसे मान रहे हो, तो बेस शिफ्ट का मतलब है कि पूरे एग्जाम में जिस शिफ्ट का हाईएस्ट एवरेज मार्क है उन्हें ही क्या माना जाएगा, उन्हें ही बेस शिफ्ट माना जाएगा। और उनके लिए भी एक इसमें भी एक कंडीशन उन्होंने क्या डाला है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप विथ अ कंडीशन दैट इट्स प्रजेंट कैंडिडेट्स काउंट शुड बी 70% और मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट्स, यानी उस सारे शिफ्ट के जो होंगे स्टूडेंट उनका उनका प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए उस 70% या 70% से अधिक होना चाहिए, तभी वो उन्हें क्या मानेंगे, बेस शिफ्ट मानेंगे और उसी को मान के चलेंगे। इन केस द हाईएस्ट मीन ऑफ टू शिफ्ट इज सेम, और यदि दो गो किसी शिफ्ट का जो उनका जो एवरेज मार्क्स निकलता है वो अगर सेम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स, उसमें जिसका इंडिविजुअल मार्क जो पर्सनली जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जिनका, उनको वो क्या करेंगे, शैल बी कंसिडर्ड एज बेस शिफ्ट के रूप में उन्हें मानेंगे। इन केस बोथ द हाईएस्ट मीन एंड हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स आर सेम, यानी उनका एवरेज मार्क्स, उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स तो सेम है ही, और साथ में अगर उस किसी कैंडिडेट का जो हाईएस्ट मार्क है वो दोनों भी सेम हो जाते हैं, तब वो किसे करेंगे, तो हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स आर सेम देन द शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट, यानी तब वो उस स्थिति में क्या करेंगे कि जिस शिफ्ट में ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं उन्हें वो बेस शिफ्ट मानेंगे। क्या है, हाईएस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शैल बी कंसिडर्ड एज बेस शिफ्ट टू ब्रेक द टाई, यानी जो ड्रॉ है उन्हें खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क होगा और वो हाईएस्ट मीन अगर दोनों सेम निकलते हैं तो सबसे अधिक जिस शिफ्ट में प्रेजेंटेशन होगा उसी को वो क्या करेंगे, बेस शिफ्ट मान के उसके आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे और उसी के आधार पर। तो दोस्तों आज जो ये डेट है 6/12/2022 के डेट में ही आज ये नोटिस जारी किया गया था, और इसमें भी ऐसे रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस नहीं दिया गया है, तो अभी पता तो नहीं है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, लेकिन दोस्तों इसे देखने के बाद ये अंदाज लगाया जा सकता है कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा एक्सपायर्ड और लिंक विल बी एक्टिवेट अवेलेबल शॉर्टली, मतलब ऐसा उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी आप जब तक ऑफिशियल्स कुछ जारी नहीं किया जाता है रिजल्ट के लेकर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और बस यही कहेंगे कि अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले वाले ही जुनून के साथ करते रहें, क्योंकि रिजल्ट तो जल्द ही आने वाले ही हैं, और इसके लिए आप को बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वंस अगेन।